हेलो बच्चों, 10th क्लास ICSE बोर्ड, न्यू पैटर्न, मॉडिफाइड सिलेबस और चैप्टर है फोर्स। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि एक पूरी सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं नए पैटर्न के लिए और ये आपको बहुत एडवांटेजियस होने वाली है। तो आज हम फोर्स के बारे में बात करेंगे, फोर्स के इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। आपका ICSE का जो सिलेबस है वो उसमें पहली यूनिट बच्चों फोर्स की है, तो फोर्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज। इसके बाद हम कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब उनको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में किस तरह से बनाया जा सकता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आइए सबसे पहले फोर्स हम पढ़ लेते हैं, फोर्स के बाद फिर इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फोर्स की बात करूं तो आपने 9th में पढ़ा है कि फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाए तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है या मोशन में लाने की कोशिश करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है तो उसको या तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है या उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। ठीक है, स्पीड इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है या डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। इन सब में आप देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो एक्चुअली वेलोसिटी को चेंज कर रहा है और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी आता है, मीन्स स्पीड भी आती है और डायरेक्शन भी आती है। तो या तो स्पीड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों ही चेंज हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ओके, आपने 9th में ये भी पढ़ा है जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसके मोमेंटम में भी चेंज आता है और मोमेंटम इक्वल टू होता है P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यही होता है। मोमेंटम में जब चेंज आता है तो चेंज इन मोमेंटम को बोलते हैं डेल्टा P। डेल्टा मतलब ये ट्राइंगल, ट्राइंगल मीन्स चेंज, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा P मीन्स चेंज इन मोमेंटम। ओके, चेंज इन मोमेंटम ये पढ़ा है ना 9th में, अभी 9th की ही बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था। फोर्स इक्वल टू होता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यूनिट टाइम में उस ऑब्जेक्ट का कितना मोमेंटम चेंज हो गया उसको बोलते हैं फोर्स। यही न्यूटन सेकंड लॉ था। इसी को फिर हम ऐसे भी लिखते थे dp ओवर dt, राइट। जब वेरी माइन्यूट चेंज होता है तो d आ जाता है dp, इसको डिफरेंस इन मोमेंटम बोलते हैं। ओके, डेल्टा P बिग चेंज के लिए और dp वेरी वेरी माइन्यूट चेंज के लिए। किसी इंस्टेंट पर कोई चेंज आ गया मोमेंटम में तो उसको dp से डिनोट करेंगे, dp बाय dt। ठीक है, आगे आप हायर फिजिक्स में पढ़ोगे, इसी को डिफरेंशियल भी बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। बट अभी आप ऐसे ही याद रखें dp ओवर dt। dp मीन्स चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय ये dt, इट इज़ वेरी माइन्यूट टाइम इंटरवल। तो इस टाइम इंटरवल में मोमेंटम में चेंज हुआ, राइट, dp। फिर हम आपको 9th में आपने पढ़ा होगा d बाय dt और p को लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी। ओके, सो d बाय dt m भी, ये भी लिख सकते हैं, राइट। अब मोमेंटम वेक्टर होता है तो आप चाहे इस पर वेक्टर लगा दें, ये लाइन ड्रॉ कर दी तो इसको बोलते हैं वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है। वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होती है, मोमेंटम में भी डायरेक्शन होती है, ये सबको पता है। अब बात करते हैं बच्चों फोर्स की यूनिट क्या है। तो SI यूनिट, इनकी जरूरत पड़ने वाली है इस चैप्टर में, इसलिए आपको बता रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, सबको पता है, न्यूटन। ठीक है, SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन बच्चों। एक इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट होती है बच्चों किलोग्राम फोर्स, kgf, किलोग्राम फोर्स। ये कौन सी यूनिट है, ये ग्रेविटेशनल यूनिट है। 9th में आपने ये भी पढ़ा था कि 1 kgf, 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू कितने न्यूटन होते हैं, वो होते हैं g न्यूटन। g इज व्हाट, g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस g की जगह पुट कर दूं 9.8
तो आप देखेंगे 1 kgf 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, 9.8 न्यूटन। तो कभी भी आपको 1 kgf को चेंज करके लिखना हो न्यूटन में तो आप क्या करेंगे, बस 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं करना। ठीक है ना बच्चों, मेरे ख्याल से इतना समझ आया, राइट। तो ये फोर्स की बात हो गई जो कि हमने 9th में पढ़ा है। अब 10th की बात करते हैं। ठीक है, 10th की बात करते हैं तो हमें इस फोर्स के इफेक्ट को पढ़ना है, मीन्स, और वो भी कौन से इफेक्ट को, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ना है। तो चलिए टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करते हैं। बच्चों, जब कभी हम किसी रिजिड बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स या तो उस बॉडी को, रिजिड बॉडी को लीनियर मोशन प्रोवाइड करता है, मीन्स स्ट्रेट लाइन में चलाता है, इसको ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। और क्या कर सकता है, या फिर उसको रोटेट करा सकता है, रोटेट करा सकता है, इसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। कब ये रोटेटरी मोशन देगा और कब ये ट्रांसलेशनल मोशन देगा, इसको सोचें। ये मैंने एक बॉडी है, सपोज मेरे पास एक बॉल है और इस बॉल पर ये जो यहाँ है ये सेंटर है इस बॉल का, और इस सेंटर पर इस तरह से मैंने फोर्स लगाया, फोर्स इस तरह से लगाया कि फोर्स की डायरेक्शन इस सेंटर से जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन वाली बात है कि ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर, या सपोज ये टेबल है, इस टेबल पर एक बॉल रख दूं और यहाँ से फोर्स अप्लाई करूं। बस कंडीशन ये है कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इस सेंटर से पास होनी चाहिए। तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो बॉल है वो इसी लाइन के अलोंग, इस फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अलोंग मूव करेगी। ठीक है, ऐसे स्लाइड करेगी, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो ये स्लाइड करेगी। ये कौन सा मोशन हुआ, ट्रांसलेटरी मोशन, ओके, लीनियर मोशन। लेकिन जरा सोचो, ये मेरे पास वही टेबल है और ये बॉल है, ओके, और इस बॉल पर, ये इस बॉल का सेंटर है और ये बॉल यहां पर पाइवोटेड है। पाइवोटेड मतलब यहां पर कुछ ऐसी फिक्स है कि वो अपने इस एक्सेस पर, यहां से एक एक्सेस बना दूं मैं तो इस एक्सेस पर ऐसे रोटेट हो सकती है। ठीक है, हिंज है यहां पर, यह पाइवट है। पाइवट का मतलब समझते हैं ना, यहां से एक मैंने वायर इसके अंदर डाल दिया सेंटर से, ठीक है, और अब मैं उस वायर के अलोंग या इस वायर के अबाउट इसको ऐसे रोटेट करा सकता हूं, राइट। इस पॉइंट को बोलते हैं, जिस पॉइंट पर ये वायर अंदर गया है उस पॉइंट को बोलते हैं पाइवटेड पॉइंट। ठीक है, और इस पाइवटेड पॉइंट से जो वायर हमने निकाला है, इस वायर के अबाउट ये रोटेट हो सकता है, इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन, ओके। अब सोचिए, ये यहां पाइवटेड है, अब मैं फोर्स यहां नहीं लगा रहा, मैं फोर्स यहां लगा रहा हूं, इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये फोर्स अप्लाई किया इस जगह पर। तो सोचो क्या होगा, ये फोर्स इस बॉल को इस पाइवटेड पॉइंट के अबाउट इस तरह से रोटेट कराएगा, यानी अब ये इस तरह से रोटेट करेगी ये बॉल, तो इसको बोलेंगे रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं रोटेटरी मोशन में क्या हुआ, फोर्स कुछ इस तरह से लगा कि ये फोर्स इस पाइवटेड पॉइंट यानी इसके सेंटर से पास नहीं हुआ, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर हमने फोर्स लगाया। आगे हम अभी बात करने वाले हैं कि जैसे हम सेंटर पर फोर्स नहीं लगाते हैं, सेंटर से कुछ अलग डिस्टेंस पर फोर्स लगाते हैं, तो ये इसको जब रोटेट कराती है तो रोटेट आखिर कौन करा रहा है, क्या अकेला फोर्स करा रहा है या कोई और फैक्टर है जो इसको रोटेशन में ला रहा है। ठीक है, तो अभी तो आप ये समझिए कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पर जो कि रिजिड ऑब्जेक्ट है उस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो या तो वो उसको लीनियर मोशन प्रोवाइड करेगा या रोटेटरी मोशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लीनियर मोशन कब प्रोवाइड करेगा, जब ये फोर्स इस तरह से हो कि इसके सेंटर से ही पास हो, लेकिन सेंटर से फोर्स पास नहीं हो रहा और सेंटर पर ये पाइवटेड है तो ये इसको रोटेटरी मोशन प्रोवाइड
करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ और। तो अभी आपने देखा कि एक एक्सेस के अबाउट एक बॉडी को, रिजिड बॉडी को रोटेट कराया जा सकता है फोर्स अप्लाई करके, और मोशन अराउंड अ फिक्स्ड एक्सेस। तो हम देखते हैं जैसे अर्थ है, अब जब अर्थ की बात कर रहे हैं तो आप देखें अर्थ रोटेट हो रही है, और अर्थ रोटेट हो रही है, आप देखो इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट आप देख पा रहे हैं इस तरह से ये अर्थ रोटेट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब अर्थ के सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है, दिस एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल एक्सिस। अब इसको कौन रोटेट करा रहा है आगे हम बात करेंगे। ऐसे ही आप देख रहे हैं एक रोटेशन ऑफ टॉप, इसको अगर आप ऐसे रोटेट करा रहे हैं तो ये भी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। ठीक है, और ये कुछ एग्जाम्पल हैं बच्चों रोटेशन के, राइट। तो रोटेशन मोशन रिक्वायर्ड अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी है उस पर फोर्स लगा के हम उसको रोटेट करा सकते हैं। तो अब आखिर आपसे कोई पूछे कि रिजिड बॉडी होती क्या है, व्हाट इज रिजिड बॉडी, तो बच्चों क्या होता है, एक बॉडी पर हम विचार करते हैं, और ये मेरे पास एक कोई भी टेढ़ी मेढ़ी एक बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, और ये जो बॉडी है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है, बहुत सारे पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं। ओके, तो जब हम इस बॉडी पर बाहर से कुछ फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, बाहर से कुछ फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। ठीक है, अगर हम बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई करें और ये पार्टिकल्स की जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो चेंज नहीं हो, या ऐसे भी कह सकते हो दो पार्टिकल के बीच में जो सेपरेशन है, कोई से भी दो पार्टिकल के बीच में जो सेपरेशन है, बाहर से जब फोर्स लगाएं तो ये सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो बोलेंगे हम ये रिजिड बॉडी है, और अगर चेंज हो जाए तो फिर ये नॉन रिजिड बॉडी होगी। जैसे स्पंज होती है, स्पंज की बॉल होती है, ये स्पंज होता मान लो, तो स्पंज भी तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता। अब उस पर बाहर से फोर्स लगाते तो वो इन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होती, कम हो जाती, उसको स्ट्रेच करते तो बढ़ जाती। इसका मतलब कि वो फिर रिजिड बॉडी नहीं होगी। रिजिड बॉडी कौन, जिन में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन है वो कभी चेंज ना हो अगर हम बाहर से फोर्स अप्लाई करें तो। ठीक है, वही बात है बच्चों। सो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स डज नॉट चेंज, देन दिस इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन इस पर बन सकता है नए पैटर्न में कि व्हाट इज रिजिड बॉडी, और वो बोल देंगे रिजिड बॉडी इज, चार आपको ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन दे दिया द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल चेंजेस, नॉट चेंजेस। इस तरह से ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो रिजिड बॉडी के लिए जब पार्टिकल का सेपरेशन, पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा, तो रिजिड बॉडी में साइज एंड शेप ये रिमेन्स कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा, शेप नहीं बदलेगा। लेकिन स्पंज की बॉल है, उस पर बाहर से उसको फोर्स लगा दीजिए तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, साइज चेंज हो जाएगा, राइट। ओके, तो वो नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखें, छोटे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप जवाब देंगे। ओके, रोटेशनल मोशन इज, सोचो क्या होगा, द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, क्या ये आंसर है। द मोशन अलोंग कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ मतलब टेढ़ा मेढ़ा पाथ, इस पाथ के अलोंग कोई मोशन हो रहा है तो क्या इसको हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे। द मोशन अलोंग रेक्टेंगुलर पाथ, क्या ये है। द मोशन अलोंग ए फिक्स्ड एक्सिस, सोचिए कौन सा आंसर है, और आपने बिल्कुल सही सोचा, द मोशन अलोंग फिक्स्ड एक्सिस, और उस एक्सिस को क्या बोलते हैं बच्चों, रोटेशनल एक्सिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन छोटा सा, व्हेन द बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूट। अच्छा, बॉडी तो रोटेशन मोशन में है पूरी की पूरी, वो बॉडी जिन पार्टिकल से मिलके बनी है वो कैसे मोशन में है, सोचो। फर्स्ट ऑप्शन लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ एबव।
आपने बिल्कुल सही सोचा, सर्कुलर मोशन। बिकॉज ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी को मैं सपोज रोटेटरी मोशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये एक्सेस है और इस एक्सेस के अबाउट ये रोटेशन में है। तो जिन पार्टिकल से मिलके ये बनी है, किसी एक पार्टिकल को पकड़ लो, ये पार्टिकल पकड़ लिया, तो ये पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट कैसे मूव करेगा? ये सर्कुलर मोशन होगा, सर्कल में रिवॉल्व करेगा ना। ऐसे ये यहाँ कोई पार्टिकल होगा, वो भी सर्कुलर मोशन में होगा इस तरह से, इस एक्सेस के अबाउट। उसकी रेडियस अलग होगी, इसकी रेडियस r1 है, तो इसकी रेडियस इसी से देखेंगे तो r2 होगी। मीन्स अगर होल बॉडी इज इन रोटेटरी मोशन, देन द पार्टिकल्स execute circular motion. Okay? Now come to the third question. The motion of the giant wheel is an example of what? Linear motion, vibratory motion, rotational motion or both? B and C. सही आपने सोचा, रोटेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन। एक बड़ा सा व्हील है, जब वो रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो वो जो व्हील है वो सिंपल हम जानते हैं कि जब वो घूमता है तो रोटेटरी मोशन ही करेगा अबाउट अ फिक्स रोटेशनल एक्सिस। ओके, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर द एग्जांपल ऑफ टाइटनिंग अ नट यूजिंग अ स्पैनर। और ये है बच्चों, ये देखिए आप, एक रेंच टाइप का है और हमने दो केस यहाँ पर लिए हैं। आप लोग जरा सोच के बताइए इनमें से कौन सा केस प्रॉपर है जिससे कि एक नट को हम खोल सकें। तो ये एक रेंच है और इससे एक तो देखो बच्चों, यहाँ इस नट को खोला जा रहा है, लेकिन फोर्स ये पर्सन यहाँ लगा रहा है, इस रेंच पर यहाँ लगा रहा है। मीन्स ये पाइवटेड पॉइंट हो गया जिसको घुमाना है, और फोर्स वो लगा रहा है इधर, यहाँ फोर्स लगा रहा है F। और इसमें सेम केस है, लेकिन फोर्स वो यहाँ पर अप्लाई कर रहा है। मीन्स ये जो पाइवटेड पॉइंट था उससे इसने डिस्टेंस ये बढ़ा दी, जबकि यहाँ आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस बहुत कम है। कौन सा तरीका सही है? और आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम देखेंगे कि ये तरीका सही है। इस तरीके से हम इस बोल्ट को या नट को आसानी से इसको खोल सकते हैं, ठीक है। तो आपने सोचा क्यों? यहाँ वही फोर्स लगा रहे हैं F, उतना ही फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों सिचुएशन में हमने क्या चेंज किया? ओनली डिस्टेंस चेंज की। यहाँ ये जो जिस पॉइंट के अबाउट ये घूम सकता था उसको हम पॉइंट ऑफ रोटेशन कह सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, या यहाँ पर, और ऐसे यहाँ पर भी उसी पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट हमने ये फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। तो बच्चों इसमें आप देख रहे हैं जितना फोर्स यहाँ पर इस पाइवटेड पॉइंट के अबाउट लगाया, उतना ही फोर्स उसी पाइवटेड पॉइंट के अबाउट इस रेंच को रोटेट कराने के लिए बस थोड़ी सी डिस्टेंस पर लगाया। फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया। मान लो यहाँ मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो आप कहेंगे इधर से इधर लगाओगे ना 10 न्यूटन का, तो ये आसानी से खुल जाएगा, क्योंकि आपने डिस्टेंस बढ़ा दी है। डिस्टेंस बढ़ाने से क्या हुआ? डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट दे रहा है, उस टर्निंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड बढ़ गया और वो आसानी से आप इसको ओपन कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए, घुमाने के लिए केवल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ओनली फोर्स अप्लाई करने पर ये रोटेट नहीं होगा, फोर्स के साथ साथ आपको ये डिस्टेंस भी चाहिए, ठीक है। तो फोर्स और डिस्टेंस के प्रोडक्ट से एक नई क्वांटिटी बनती है जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स ही है जो किसी रिजिड बॉडी को क्या कर सकता है? रोटेट करा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। टू रोटेट ए बॉडी इवन इफ द फोर्स रिमेन्स सेम, व्हाट मैटर वेयर इज द फोर्स बिगिंस अप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट।
फोर्स कहां पर अप्लाई किया गया है ये मैटर करता है टर्निंग इफेक्ट के लिए। ओके, सो दिस टर्निंग टेंडेंसी ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, अभी बताया मैंने आपको, मोमेंट ऑफ फोर्स, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। इसी को मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, और क्या बोल सकते हो, टॉर्क बोल सकते हो। ठीक है ना, क्लियर? ओके, तो अब देखते हैं बच्चों, मोमेंट ऑफ फोर्स और इसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क भी बोल सकते हो आप, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अभी थोड़ा सा मैंने बताया था, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको अंडरलाइन कर लेना, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ फोर्स फ्रॉम दैट पॉइंट। एक सपोज कोई भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, रिजिड बॉडी है, ये पाइवट पॉइंट है, ठीक है, जिसके अबाउट ये घूम सकता है। ये यहां पर एक पॉइंट है P, राइट, इस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो मैं ये करता हूं, सबसे पहले O को P से ज्वाइन करा देता हूं, राइट, O को P से मैं ज्वाइन करा देता हूं, ये मैंने ज्वाइन करा दिया। अब मैं इस P पॉइंट पर फोर्स कुछ इस तरह से लगा रहा हूं कि इस लाइन के ये परपेंडिकुलर फोर्स लगे, ठीक है। ये मैंने यहां पर एक ऐसा फोर्स बनाया, ये फोर्स है F। जिस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इस पॉइंट को बोलते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं आपके लिए बच्चों, पॉइंट ऑफ एक्शन। आप एक्शन कहां कर रहे हो, इस पॉइंट पर कर रहे हो, राइट, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ये डायरेक्शन है फोर्स की, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। ये पॉइंट जहां पर आपने फोर्स अप्लाई किया, पॉइंट ऑफ एक्शन, इस पॉइंट ऑफ एक्शन से जाने वाली लाइन जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और OP के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और 90 डिग्री होना चाहिए, तभी मैक्सिमम टॉर्क लगता है, तभी मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स लगता है। फोर्स का इफेक्ट मैक्सिमम तभी होगा जब ये OP और लाइन ऑफ एक्शन के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो फोर्स का इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट हो, मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट हो, तो हमें ये कंडीशन है कि ये लाइन ऑफ एक्शन और OP के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। दिस कंडीशन इज मस्ट फॉर मैक्सिमम टॉर्क। तो बच्चों, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन किया गया, फोर्स जिस जगह पर लगा रहे हैं वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किन किन के बीच में, बिटवीन perpendicular distance between line of action and point and pivot point, pivot point, ठीक है। पाइवट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको D मान लेता हूं, ठीक है। इसके प्रोडक्ट को मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो यहां मोमेंट ऑफ फोर्स ये हो जाएगा बच्चों, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बच्चों, इसकी यूनिट क्या होती है,
तो आइए बच्चों अब हम इसकी यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट क्या होगी? देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स अभी आपने क्या सीखा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन इनटू डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। तो न्यूटन मीटर ये मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट हुई, एसआई यूनिट। इसी को हम जूल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जूल। ठीक है। अब बच्चों ये तो हो गई एसआई। सीजीएस यूनिट क्या होगी? सीजीएस यूनिट, सीजीएस में न्यूटन को बोलते हैं डाइन, डीवाई यानी डाइन, मीटर को बोलते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों डाइन। इसको सीजीएस में जैसे जूल बोला था, इसको अर्ग बोलते हैं, अर्ग। फिर बच्चों अब मैं बात करूं सीजीएस यूनिट के बाद ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट तो आपको मालूम है न्यूटन को ग्रेविटेशनल यूनिट में केजीएफ बोलते हैं, किलोग्राम फोर्स, केजीएफ इनटू मीटर। तो ये केजीएफ मीटर क्या हुआ? ग्रेविटेशनल यूनिट हुई किसकी? एसआई, किसकी? मोमेंट ऑफ फोर्स की। ठीक है ना, केजीएफ मींस किलोग्राम फोर्स मीटर। आपसे ये पूछूं मैं, आप थोड़ा इनको कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करेंगे? बोलो। न्यूटन को यहां पर मैंने देखा 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू कितने डाइन सेंटीमीटर होंगे? सोचो, 1 न्यूटन के अंदर, 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं? आपने 9th में पढ़े होंगे, 10⁵ डाइन। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये भी पढ़ा है आपने, ये तो डाइन हो गया, इनटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? बिल्कुल सही है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या हुआ बच्चों? 10⁻2 0 ये 5 ये, तो 7 डाइन सेंटीमीटर। अब आपसे मैं बोलता हूं कि अगर मैं न्यूटन मीटर को, ठीक है ये बदल दिया, केजीएफ मीटर को न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करें, तो 1 केजीएफ मीटर इक्वल टू क्या होगा? 1 केजीएफ कितने न्यूटन था? अभी पढ़ा था, जी न्यूटन होता है। ठीक है, जी न्यूटन मतलब 9.8 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन मीटर। तो 1 केजीएफ मीटर इक्वल टू 9.8 न्यूटन मीटर। अब इसी से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान देना। कुछ नहीं, वो यूनिट ही पूछ लेगा, कन्वर्ट करने के लिए पूछ लेगा। ये पूछ लेगा कौन सी, ये 4 ऑप्शन दे दिए, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू कितना होता है? 10⁻7 होता है, 10⁻8 होता है, 10⁻9 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको इससे चूज करना पड़ेगा। 1 केजीएफ मीटर इक्वल टू कितना होता है? उसने बोला 9.8 न्यूटन मीटर होता है, 1/100 न्यूटन मीटर होता है, या कुछ और ऑप्शन उन्होंने दे दिए। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके अभी नवंबर एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो वेक्टर है। वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होगी। वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। एक मेरे पास सपोज ये रॉड है और ये रॉड इस जगह पर पाइवट है, यहां मैंने पाइवट किया, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ एक्शन है। और अगर आपसे पूछूं मैं कि लाइन ऑफ एक्शन क्या है, तो आप कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ये है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। पाइवट पॉइंट ये रहा, और पाइवट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछता हूं मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, तो आप कहेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई यहां पर। लेकिन सोचो इस जगह पर ये पाइवट है, हिंज है, और यहां मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो ये फोर्स इसको इस तरह से ऐसे रोटेट कराएगा, इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। ये जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, ये सेंस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है? ये है एंटी क्लॉकवाइज।
यही है ना, एंटी क्लॉकवाइज। आप अपनी वॉच ले लो और इसकी जो सेकंड का कांटा है वो ऐसे घूम रहा है तो वो क्लॉकवाइज हुआ, इसके अपोजिट है ना ये, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अज्यूम किया जाता है फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज कन्वेंशनली हम इसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे। तो जब कभी भी टर्निंग इफेक्ट कुछ इस तरह से हो कि वो फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स उसको क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, तो वो पॉजिटिव टॉर्क या पॉजिटिव मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा देखें आप, यहां पर मेरे पास ऐसी ही रॉड है, ये पाइवट पॉइंट है, ठीक है, और यहां पर इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। सो दिस इज लाइन ऑफ एक्शन and this one is perpendicular distance of line of action between pivot point. Okay, so here it is moment of force or torque equal to क्या हो जाएगा, force into perpendicular distance। लेकिन आप सोचो इसके अबाउट ही रोटेट हो सकता है, इस पॉइंट के अबाउट, तो ये फोर्स तो इसको ऐसे घुमाएगा ना, ऐसे रोटेट कराएगा, मतलब ये इसको इस तरह से रोटेट कराएगा, तो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज, तो ये हुआ क्लॉकवाइज रोटेशन। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव आपने अज्यूम किया है तो ऑब्वियसली दिस रोटेशन अज्यूम टू बी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है ना? ओके, सो फाइनली एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव, ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है।